नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डेविस का भौगोलिक चक्र सिद्धांत। तो आइए जानते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र। धरातल पर आंतरिक और बाह्य शक्तियां लगातार क्रियाशील रहती हैं। आंतरिक शक्तियां क्या हैं? जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, और बाह्य शक्तियां जैसे नदी, वायु, हिमनदी, भूमिगत जल और सागरीय लहरें। आंतरिक शक्तियां क्या करती हैं? भूपटल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, और बाह्य शक्तियां धरातल को समतल बनाने का कार्य करती हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनमें जब हलचल पैदा होती है तो क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों का और गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। तो बाह्य शक्तियां इन्हीं विषमताओं को समाप्त करने के लिए सदा क्रियाशील रहती हैं, लगातार तत्पर रहती हैं। इस प्रकार बाह्य शक्तियां क्या करती हैं? उभरे हुए क्षेत्रों का अपरदन करती हैं, और अपरदन से जो सामग्री प्राप्त होती है उसे निचले क्षेत्रों में जमा करती हैं। तो ऊंचे क्षेत्रों की ऊंचाई कम होती है, और जो निम्न प्रदेश हैं उनकी गहराई कम होती है। ऊपर पर्वतों पर अपरदन कार्य होता रहता है, और उससे जो चूर्ण है, जो पत्थर हैं, जो भी प्राप्त होते हैं, वो निम्न एरियाज में जमा कर देती हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण धरातल को समतल बनाकर उसे समतल प्राय या पेनी प्लेन में बदल देती हैं। इसे कहते हैं अपरदन चक्र। तो अब हम देखेंगे डेविस का भौगोलिक चक्र कि उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र में क्या बताया है। डेविस ने 1899 में सबसे पहले भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। डेविस महोदय के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई विषमताओं को बाह्य शक्तियां अपरदन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल देती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, और जैसे आंतरिक शक्तियों के द्वारा जैसे पर्वतों का निर्माण होता है, इन सब का फिर अपरदन होता है, और बाह्य शक्तियां इस अपरदन कार्य के द्वारा उन्हें समतल मैदानों में बदल देती हैं। इस क्रम में जो समय की अवधि लगती है उसे कहते हैं अपरदन चक्र। इसी चक्र को अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया था। ये अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं भौगोलिक चक्र की, उन्हें मनुष्य के जीवन से संबंधित अवस्थाओं से जोड़ा है, जिसका कुछ लोगों ने खंडन भी किया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से युवावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, इसके बाद मनुष्य अंत को प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से धरातल पर जो उच्चावच है उसकी भी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था के बाद वो समतल मैदान पर और धरातल के लेवल पर आ जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं डेविस महोदय के अनुसार अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित स्थलखंड, मतलब धरातल से ऊपर उठा हुआ उत्थित स्थलखंड, अपरदन के प्रक्रम द्वारा अपरदित होकर, अपरदन की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो अपरदन की किसी भी शक्ति के द्वारा, वो किसी भी शक्ति या प्रक्रम के द्वारा जब उसका अपरदन हो जाता है तो वो
धरातल का उठा हुआ भाग एक आकृति विहीन, बिना आकृति वाला समतल मैदान में बदल जाता है। उन्होंने बताया है कि स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था से प्रभावित होता है। डेविस के अनुसार दृश्य भूमि जो भूमि हम लोग देखते हैं, धरातल जिस पर हम रहते हैं, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है। इन तीनों कारकों को डेविस की तिगड़ी के नाम से जाना जाता है। संरचना, प्रक्रम और अवस्था को ये तीनों कार्य उन्होंने बताए हैं कि जिसके फलस्वरूप धरातल पर कोई भी अपर्दन कार्य होता है, इसे डेविस की तिगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि संरचना क्या होती है। संरचना किसी स्थान की स्थलाकृति के निर्माण को आधार प्रदान करती है। कोई भी संरचना का निर्माण धरातल पर ही होता है, अर्थात संरचना का निर्माण स्थलाकृतियों के निर्माण से पहले होता है। जैसे चट्टानों का निर्माण पहले होता है और उन पर स्थलाकृतियों का निर्माण बाद में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये धरातल है, तो कोई भी संरचना या स्थलाकृति का निर्माण इसी के ऊपर होगा। कोई पहाड़ है या नदी है, किसी भी चीज का निर्माण इसी धरातल पर होगा। तो ये क्या है? ये जो बेस है, ये क्या है? संरचना है। इसके बाद हम जानेंगे प्रक्रम धरातल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों को प्रक्रम कहते हैं। धरातल पर जब कोई भी स्थलाकृति का निर्माण होता है, कोई भी भूखंड ऊपर उठ जाता है या गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है, तो ये कब होता है? ये प्रक्रम के द्वारा। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों को प्रक्रम कहते हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को प्रक्रम कहते हैं। और धरातल पर जो परिवर्तन होता है, इन्हीं शक्तियों के द्वारा होता है। पृथ्वी के तल पर स्थलाकृतियों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है और बाह्य शक्तियों के द्वारा होता है। आंतरिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? भूकंप है, ज्वालामुखी है। और बाह्य शक्तियां कौन सी हैं? नदी, वायु, हिम नदी, भूमिगत जल और समुद्री लहरें। तो आप समझ गए होंगे कि धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं वो किन शक्तियों के द्वारा होते हैं, मतलब बाह्य शक्तियों के द्वारा होते हैं। और आंतरिक शक्तियों के द्वारा क्या होता है? भूखंड का उत्थान होता है, भूखंड ऊपर उठते हैं। और बाह्य शक्तियां क्या करती हैं? उनका अपर्दन करती हैं, उनको बराबर लेवल पे लाती हैं, धरातल के बराबर करने का प्रयास करती हैं। तो अब हमने संरचना और प्रक्रम को समझ लिया है। अब हम अवस्था को देखेंगे। प्रक्रम की समयानुसार कार्य करने की सीमा से अवस्थाओं का ज्ञान होता है। डेविस के अनुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है युवावस्था, दूसरी प्रौढ़ावस्था, तीसरी वृद्धावस्था। इन्हीं के माध्यम से स्थलखंड का उत्थान होता है, स्थलखंड ऊपर उठता है, अपर्दन का प्रारंभ होता है। मतलब अपर्दन का मतलब क्या होता है? कि चीजों का नष्ट भ्रष्ट होना, काटना, छांटना, इस प्रकार से अपर्दन होता है। तो अपर्दन का प्रारंभ कब होता है? ये इसकी अवस्था होती है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और अंत में वो समप्राय मैदान में बदल जाते हैं, समतल मैदान में बदल जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से इन्होंने इसकी व्याख्या की है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये डेविस के अपवर्तन चक्र का ग्राफ है, इसे आप ध्यान से देखिए। का से खा तक ऊंचाई दिखाई गई है और का से गा तक समय को दिखाया गया है। ये समुद्र तल समझ लीजिए, ये धरातल है और ये ऊंचाई है। का से गा तक ये ऊंचाई है।
और इन्होंने अपर्दन की कार्य के रूप में नदी को लिया है। और यहाँ पर ये दो वक्र रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, एक ऊपरी वक्र रेखा है और एक निचली वक्र रेखा है। तो ऊपरी वक्र रेखा को अपर कर्व या यूसी कहते हैं, अपर कर्व या यूसी। और जो निचली वक्र रेखा है इसे निचला वक्र, लोअर कर्व या एलसी कहते हैं। ऊपरी वक्र जो है ये उच्च पर्वत श्रेणियों और उच्च जल विभाजकों को दर्शाता है। और जो निचला वक्र है, ये जो निचला वक्र है ये निचली मुख्य घाटियों की तली का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये का से आ और बा तक ये उत्थान है, ये पूरा उत्थान यहाँ पर हो चुका है। डेविस के अनुसार उनकी मान्यता है कि जब उत्थान पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद अपर्दन की क्रिया का प्रारंभ होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये उत्थान पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ से अपर्दन ये प्रारंभ होता है और धीरे धीरे ये समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। ये युवावस्था का है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये निचला वक्र ज्यादा यहाँ पर अपर्दन हो रहा है और ये गहरा होता चला जा रहा है। इन्होंने अपने अपर्दन चक्र को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो डेविस कहते हैं कि अपर्दन चक्र पूर्ण उत्थान के बाद ही प्रारंभ होता है। तो ये आप पूर्ण उत्थान देख रहे हैं, यहाँ पर हो चुका है पूर्ण उत्थान। इसलिए प्रथम अवस्था को डेविस ने अपर्दन चक्र में सम्मिलित नहीं किया है। अंतिम 2 अवस्थाओं को ही युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में उन्होंने बांटा है। तो अब हम प्रथम अवस्था में देखें क्या होता है। तो प्रथम अवस्था में स्थल खंड का उत्थान प्रारंभ होता है। तो प्रथम अवस्था में ये स्थल खंड का उत्थान हो चुका, जो का से आ तथा बा तक दिखाया गया है। का से आ और बा तक ये उत्थान दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर उत्थान समाप्त हो जाता है। द्वितीय अवस्था में आ या के बाद आ और या के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है। यहाँ के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से अपर्दन चक्र का कार्य शुरू होता है। इस अवस्था में ऊपरी वक्र का अपर्दन नहीं होता, यहाँ अपर्दन कम होता है या नहीं होता है, और निचली वक्र का अपर्दन अधिक होता है, जिससे नदी की घाटी गहरी होती रहती है। यह युवावस्था का लक्षण है। तो युवावस्था में क्या होता है कि ये पर्वत होता है, जैसे ये पर्वत है और नदी यहाँ से जब गिरती है तो उसकी गति बहुत तीव्र होती है। तो वो क्या करती है, घाटी को गहरा करती है। ये नदी की घाटी गहरा करती है। आपको पता होगा कि जब नदी युवावस्था में होती है और तो वो क्या करती है कि वी आकार की घाटी, बहुत पतली घाटी का निर्माण करती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से अपर्दन प्रारंभ हो रहा है, मतलब ये युवावस्था का क्षेत्र है और यहाँ पर घाटी गहरी होती जा रही है। युवावस्था में नदी क्या करती है, घाटी को गहरा करने का कार्य करती है। यहाँ ये पूर्ण उत्थान हो चुका है, अब ये युवावस्था है, यहाँ पर नदी घाटी को गहरा करने का कार्य कर रही है। अब हम तृतीय अवस्था को देखते हैं। इस अवस्था का समय सबसे अधिक और लंबा होता है। तृतीय अवस्था में इन्होंने प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों को सम्मिलित किया है। यह अवस्था सा दा के बाद शुरू होती है। ये देख रहे हैं आप, सा है और दा। तो ये प्रौढ़ावस्था में देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये काट रही है, ऊपर अपर्दन कार्य हो चुका है, काफी नीचे भी हो चुका है। तो ये क्या है, नदी की प्रौढ़ावस्था है। और इसके बाद क्या है कि नदी ने आधार को प्राप्त कर लिया है
और देखिए इसके धरातल के समुद्र तल के बराबर से हो गई है। यहाँ पर उच्चावच घट गया है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। क्षैतिज अपर्दन और सक्रिय हो जाता है। जब ये कटाव समाप्त हो जाता है यहाँ पर, और अंत में दोनों वक्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और स्थलखंड अपने आधार तल को प्राप्त कर लेता है। ये वृद्धावस्था का समय होता है। इस अवस्था में स्थलखंड आकृति विहीन भूभाग बन जाता है, जिसे डेविस ने समतल प्राय मैदान बताया है। और इस मैदान में ये समतल प्राय मैदान बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं इस मैदान पर, तो कुछ प्रतिरोधी चट्टान ऊपर ऊपर कहीं उठी उठी दिखाई देती है, जिसे मोनार्ड नाक कहते हैं। ये मोनार्ड नाक शब्द न्यू हैम्पशायर की मोनार्ड नाक पहाड़ी से लिया गया है। तृतीय अवस्था की एक विशेषता ये भी है कि ऊपरी वक्र पर अपर्दन अधिक होता है। ये जो ऊपरी वक्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपर्दन अधिक होता है और निचले वक्र पर अपर्दन कम होता है, और अंत में दोनों वक्र मिल जाते हैं और आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं। अब इनके इस सिद्धांत की बहुत मान्यता भी इनको मिली है और बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। तो अब आइए देखते हैं कि इनकी आलोचना किस प्रकार से हुई है, किन किन पॉइंट्स पे इनकी आलोचना हुई है। कई जर्मन विद्वानों ने चक्र शब्द को भ्रामक बताया है। चक्र के अनुसार जहां से अपर्दन शुरू होता है वहीं से समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु डेविस के मतानुसार ऐसा नहीं है। पैक महोदय ने भी डेविस के युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से असहमति जताई है। तो इनका कहना है, इन जर्मन विद्वानों का, कि चक्र का मतलब है कि जहां से कार्य शुरू हुआ है अंत में वहीं पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इनके इस सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। दूसरे जो पॉइंट पर इनकी आलोचना है, डेविस के अनुसार किसी स्थल खंड के उत्थान के पूर्ण हो जाने के बाद ही अपर्दन कार्य शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है। उत्थान अपर्दन की प्रतीक्षा नहीं करता है, उत्थान होता रहता है और अपर्दन कार्य भी होता रहता है। तीसरा है कि उत्थान को शीघ्र तथा अचानक होने वाली प्रक्रिया बताया है। डेविस ने उत्थान को शीघ्र और अचानक होने वाली प्रक्रिया बताया है, जबकि उत्थान एक लंबी अवधि में होता है और बहुत समय तक चलता है। डेविस ने अपने अपर्दन चक्र का आवश्यकता से अधिक, डेविस का जो अपर्दन चक्र है उन्होंने इसको बहुत ही साधारण तरीके से बनाया। ये कथन ओ माल नामक भूगोलवेत्ता का है, जिन्होंने कहा है कि इनका बहुत ही साधारण प्रकार का सिद्धांत है ये, इसीलिए इसकी इतनी आलोचना की गई है। पांचवा पॉइंट है कि डेविस ने दृश्य भूमि को संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल माना है, जबकि स्थल रूप भूखंड के उत्थान की दर तथा अपर्दन के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। छठा है, अपर्दन चक्र के मध्य अनेक बाधाएं आती है। डेविस महोदय ने ऐसी किसी संभावना को व्यक्त नहीं किया है। कोई भी अपर्दन चक्र एक सामान्य तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है, उसके मार्ग में भी बाधाएं आती हैं और एक लंबा समय लगता है, जिसका डेविस ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो फिर आज हमारा ये डेविस का भौगोलिक चक्र सिद्धांत यहीं पर पूर्ण होता है।